This call is now being recorded. ओके, कल तक हमने ब्लड ग्रुप के ऊपर पढ़ लिया था। क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है एबीओ सिस्टम के अंदर, कहाँ गया ये रहा। तो ये एबीओ सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। और इनका मीनिंग क्या था कि अगर ए वाला है तो मीन्स उसके पास एक ए वाली एंटीजन है, मीन्स कुछ इस तरह की एंटीजन है, जस्ट इन नॉर्मल बेसिक डिस्क्रिप्शन की कुछ इस तरह का दिखता है। बी वाले के पास कुछ इस तरह की एंटीजन लगी हुई है, किसके ऊपर लगी होती है? आरबीसी के ऊपर लगी होती है। दूसरा आ गया जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके पास दोनों है, ठीक है। और ओ वाला जो है वो गंजा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, किसके ऊपर? इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो इट मींस अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इससे एंटीबॉडीज तो बहुत सारी बनाई होंगी, और वो एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगी? प्लाज्मा में, क्योंकि एंटीबॉडीज आरबीसी को देखकर बनाई जाती हैं और वो ग्लोबुलिन बनाता है प्लाज्मा में रहकर, कि मेरे आरबीसी को या मेरे ब्लड को कोई खराब ना करे। तो एक चीज तो मेरे आरबीसी के पास है, तो दूसरी चीज मैं यहाँ बना लेता हूँ। प्लाज्मा ये कहता है, प्लाज्मा के अंदर का प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूल प्रोटीन कहता है ये बात, ठीक है। ये बात सारी हमें क्लियर हो गई। अब हमने ये देखा था कि अगर अगर ए वाले को अगर हमने बी वाला ब्लड चढ़ाने की कोशिश करी, तो जो बी वाला जो होगा ना, ए वाला जो होगा, वो देखिएगा ये सेम टू सेम तो नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये बी वाला है, ये तो मेरे सेम वाला ब्लड नहीं है। तो फटाफट से अपनी प्लाज्मा में से अपनी एंटीबॉडीज निकालेगा और इसको मारने की कोशिश करेगा कि जाओ यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। इसको भगाने की कोशिश करेगा और ब्लड तो चढ़ जाएगा। ब्लड तो अगर ये वाला हो गया तो उससे क्या होगा? क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। एक टाइम के बाद क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर वेन्स और आर्टरीज हमारी रुकनी शुरू हो जाएंगी। सेम ऐसे ही एबी के साथ है और सेम ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप के साथ है। ओ वाले में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता, जबकि इसके पास एंटीजेंस दोनों के दोनों है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। पर इसके एंटीजेंस यहाँ पे क्यों नहीं लड़ते? इसके पास तो दो दो एंटीजेंस है। तो अगर ए वाले के अंदर जाता तो बी, ए तो चलो दोस्ती कर लेता आपस में, पर बी की वजह से लड़ाई तो होनी चाहिए थी, इसके एंटीजन की वजह से यहाँ लड़ाई तो होनी चाहिए थी। बट द क्रक्स इज, और मे बी द कैच इज, यहाँ लाते हैं, यहाँ देखते हैं। जब हम ब्लड लेते हैं ना, ब्लड का सैंपल्स कभी आपने देखा होगा कि जो कोविड के टाइम पे भी जब चेकिंग हो रही थी या टेस्ट, कहीं नॉट चेकिंग, टेस्ट जब हो रहे थे, तो ऐसा ना कुछ एक मशीन होती है, तो ब्लड जब लेते हैं तो इस ट्यूब के अंदर डालते हैं और इस ट्यूब को ना पूरा ये घूमता बड़ी तेज, ये डिस्क सी होती है, इसके अंदर ये ऐसी बॉटल्स चली हुई है बहुत सारी, ठीक है। ऐसी कुछ बॉटल्स बनी हुई होती है, ऊपर कोई भी कलर का कैप ले लीजिए, बस ऐसे कैप लगा हुआ है ये वाला, और ऐसे ही बॉटल है, ये अंदर ब्लड है। तो इसको सेंट्रीफ्यूज करना कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस सेंट्रीफ्यूज करना कहते हैं, गोल चक्र में इसको घुमाते हैं और ये मतलब मशीन से पीछे से ऑन करी, इसमें डाल दिया और कुछ सेकंड्स के लिए, या इसको इतनी तेज इतनी हाई स्पीड पे रखा जाता है घुमाने से। उससे क्या होता है? ब्लड का जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे डिवाइड हो जाते हैं। इसमें नहीं है, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स है ना वो सारे डिवाइड हो जाते हैं, इसमें कहीं वो वाला पार्ट नहीं है। ओके, ऐसे ना उसके ना सब कुछ अलग अलग हो जाता है। कैसे अलग अलग हो जाता है? कुछ इस तरह से, जैसे ये है, मान लीजिए हमने उस सेंट्रीफ्यूज करा उसको, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर उसको दिया, तो ब्लड का जितने भी पार्ट्स थे ना, जिसके अंदर हमारा आ गया जो एलिमेंट सेल्स के अंदर, मान लीजिए ये वाला आरबीसी वाला आ गया पार्ट, देन ये वाला पार्ट आ गया डब्ल्यूबीसी वाला, और ये सारा पार्ट आ गया हमारा प्लाज्मा वाला, ठीक है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पार्ट ट्रांसफ्यूजन। क्या है ये? ये नियरली 1970s के आसपास स्टार्ट हुआ था, 1980s 80s के आसपास इंडिया में आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 ही है, 86 या 80 है, इंडिया में आया था। ये क्या था कि पार्ट ऑफ ब्लड हम ट्रांसफर करते हैं, पार्ट ऑफ ब्लड ही हम
ट्रांसफर करते हैं। मीन्स अगर किसी को ब्लड की नीड होती है ना, तो उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करा जाता है ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो ये वाला ब्लड होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट। उसमें से सिर्फ आरबीसी निकाले जाते हैं और उसको चढ़ाया जाता है। फिर जिसको डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको डब्ल्यूबीसी दिए जाते हैं, जिसको प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्लाज्मा दिए जाते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा ड्यूरिंग द कोविड के प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। क्या इस थेरेपी के बारे में सुना था आपने? नहीं। तो जो हम जो ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से बात कर रहे हैं। जब वो एक पार्ट ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मींस मैंने इसमें से ये आरबीसी वाला पार्ट निकाल लिया। अच्छा, ये करते क्यों है? क्योंकि इससे ना क्या होता है, ब्लड की जो एक वो होती है ना, एक लेवल होता है कि अम, अगर मैंने ब्लड को थोड़े टाइम के लिए मैंने अगर ऐसे ही रख दिया तो इसमें क्या क्लॉट स्टार्ट हो जाएंगी, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई तो वो काम ब्लड हमारे काम का नहीं है। तो वो ब्लड क्या है, हमारे काम का नहीं है। और ब्लड को अगर हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे कि प्लाज्मा अलग और ये चीज अलग वो चीज अलग, अगर हम इनको पार्ट्स के अंदर अलग अलग कर देंगे, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? इससे ये होगा कि जो ब्लड बैंक होते हैं ना उसमें ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए किसी ने भी ब्लड डोनेट करा, से एनीवन, ओके, उन्होंने ब्लड डोनेट करा, उनका ब्लड लिया जाएगा, ऐसे ट्यूब के अंदर डाला जाएगा, उसको घुमाया जाएगा और उसके पार्ट्स को अलग अलग तरीके से स्टोर कर दिया जाएगा। तो उस ब्लड बैंक को कभी भी डॉक्टर या कहीं हॉस्पिटल वाले, नॉट डॉक्टर, हॉस्पिटल से कॉल आएगा उनको कि हमें ये चीजें चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ हमें ब्लड चाहिए। तो वहां एक्चुअली ब्लड की बात नहीं होती, उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होगा, हमें ये वाला आरबीसी चाहिए। जो ऑन पेपर्स वाली लिखी जाएगी तो वो पार्ट ऑफ ब्लड लिखा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा लॉ है, इसके पूरा लॉ है। ये ऐसा नहीं है कि बस शुरू कर दिया इन्होंने, नहीं नहीं, ऐसा कुछ शुरू नहीं किया, ये इसके ऊपर पूरा लॉ है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, सॉरी कोई हाँ, एंटीजन इसके ऊपर अगर कोई है ही नहीं और इसकी एंटीबॉडीज हमें मिल नहीं रही है कहीं से भी, तो वो इसके कहीं भी इसके पास या इसके पास चली जाए, किसी के पास भी चली जाए तो रिएक्ट तो करेगी नहीं। जी मैम, नहीं रिएक्ट करेगी। अगर इनमें से किसी के पास भी चली जाए तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है कि इससे लड़ाई करी जा सके। ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास। क्या ये बात क्लियर हुई? पहला पॉइंट यहाँ पे ये वाला क्लियर हुआ। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यूनिवर्सल डोनर बन गया कौन? ओ। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आती है कि इसके अंदर जो हमारा ए बी और ए बी और ओ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना जाता है कि सबसे ज्यादा अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। ओ वाला एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओ वाले के पास अगर ए ब्लड ग्रुप वाला गया, ए ब्लड ग्रुप गया मतलब, सॉरी, अगर ए ब्लड ग्रुप गया इसके पास तो इसके खिलाफ एंटीजेंस बनाने शुरू कर देगा, सॉरी इसकी एंटीबॉडीज जो है यहाँ पे लड़ना शुरू कर देंगी, इसको नहीं आने देंगी। बी वाला जाएगा तो लड़ेंगी, ए भी जाएगा तो लड़ेंगी। ठीक है, दोनों ही सूरतों में इसे लड़ने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब ए बी वाले के केस में हम मानते हैं कि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है, कि ये किसी से भी ले सकता है। लेने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ आरबीसी की बात कर रहे हैं, अगेन हम एंटीजन की बात कर रहे हैं, अगेन हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। और उस जो रिसिपिएंट है, जिस बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा जा रहा है ब्लड को, उसके आरबीसी को मतलब, उसके अंदर आरबीसी जो ट्रांसफर करे जा रहे हैं, उसके अंदर चाहे मैं ए दे दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, अगर मैंने ए बी दिया तो भी नहीं करेगा, ए बी दिया तो भी नहीं, ओ दिया तो भी नहीं। क्योंकि किसी के भी खिलाफ ये कोई भी अपनी एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये सब सारे तो दोस्त बना के रखे हुए हैं इसने, पूरे मोहल्ले से इसने यारी रखी हुई है, तो कोई से लड़ाई क्यों करेगा? ये किसी से लड़ाई क्यों करेगा? इसने तो सबसे बना के रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी ओ सिस्टम क्लियर हुआ सबको? इसको ए बी ओ सिस्टम कहते हैं उस वाले को। ठीक है, प्लीज थम्स अप अगर, ओके। अब रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च मीन्स उसको आरएच से डिनोट करते हैं, रिसर्च सिस्टम। रिसर्च सिस्टम में क्या होता है कि एक मंकी था, उसका नाम रिसर्च था, उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर कुछ चीजें नोटिस करी गई।
कुछ अननेचुरल समझ सकते हैं कि क्योंकि नेचुरली जो हम देख रहे थे ह्यूमन में वैसा कुछ अलग दिखा हमें साइंटिस्ट को। तो उन्होंने इसको कहा बाद में, पूरी स्टोरी नहीं, बस इतना समझे कि वहां पे फिर उस रिसर्च के बाद लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जिसके अंदर ये आर एच पॉजिटिव यानी कि वो प्रोटीन पाया गया तो वो आर एच पॉजिटिव है, जिसके पास नहीं हुआ तो उसको आर एच नेगेटिव कहेंगे। अभी तो हम बी ए बी और ओ पढ़ा हमने, पर अब डिफ्रेंसिएशन और डिटेल में आ गया। क्या मतलब, क्या डिटेल में आ गया? जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, वो ब्लड ग्रुप ए नहीं बोलता कोई भी, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव ऐसे बताते हैं, करेक्ट? तो उसमें फिर आ गया बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इस ए बी के फैक्टर की वजह से कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव वाले के पास क्या है, उसके पास वो चीज पाई गई है, ठीक है। अब मान लीजिए वो प्रोटीन उसके पास है, ठीक है, या आप समझिए एंटीजन उसके पास है। अभी अब एंटीजन से हम खेल रहे हैं ना, तो एंटीजन उसके पास है, एंटी डी के नाम से उसको डिनोट करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एंटीजन उसके पास है यहाँ पर, तो हमने कह दिया कि हाँ जी पॉजिटिव है। तो एंटी ए के साथ इसका मिलके कुछ हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। बढ़िया चोखो, चलो इसके पास भी है, इसके पास भी है, और एंटी डी वाला है, तब भी ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे केसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये किसी से झगड़ा नहीं करेगा। झगड़ा कहाँ होगा? झगड़ा होता है नेगेटिव पॉजिटिव होने से, पॉजिटिव। हम्म अगर आर एच फैक्टर किसी के अंदर भी, आर एच फैक्टर, ठीक है, किसी के अंदर भी अगर स्पेशली मदर एंड फादर की अगर बात करें, बाकी दुनिया तो चलो अलग कर देते हैं मदर, पर यहाँ हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं कि हम अभी ब्लड ग्रुप के अंदर अगर मदर फादर की बात करें, क्योंकि फीटस यानी कि एक बेबी पैदा होने वाला है। अब यहाँ पे अगर गलती से भी नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं? पहले तो मदर का अच्छे से पूरा चेकअप कर लिया, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। अगर मदर का नेगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, क्या फादर का भी नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो ओके, अगर फादर का नेगेटिव नहीं है तो नॉट ओके। तो ये अगर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, अगर ये ओके, अगर पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव कौन है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। आर एच एक एंटीजन है जो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, इसकी वजह से भी सेम एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं, सेम टू सेम प्रोसेस चलता है, ठीक है, सारा कुछ सेम चल रहा होता है। पर इस केस में क्या होता है, एंटीबॉडीज जब बन रही होती हैं, अगर मदर का आर एच नेगेटिव है, मदर का आर एच नेगेटिव है, और फादर का अगर फादर का नेगेटिव हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फादर का पॉजिटिव हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मदर का नेगेटिव होना चाहिए। मदर अगर पॉजिटिव हुई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नेगेटिव वाले के पास तो कोई है ही नहीं ना, आर एच है ही नहीं, तो वो क्या एंटीबॉडीज क्रिएट करवाएगा, मतलब ओ ग्रुप की तरह हो गया ना। ब्लड ओ ग्रुप था ना, जिसके पास कुछ भी नहीं लगा था, गंजा था। ऐसे ही अगर आर एच नेगेटिव है तो वो गंजा है, उसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। उसको कुछ ना शैम्पू से मतलब, ना उसको कंघी से मतलब, तो ना कॉम चाहिए ना उसको शैम्पू चाहिए। तो वही वाली बात आ गई, नेगेटिव वाले को कुछ नहीं चाहिए। नेगेटिव वाला ना जाने वाले को तंग करता है, ना अपने पास मंगवाने वाले को तंग करता है, सॉरी पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला, सॉरी पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला ले लेगा नेगेटिव को, और नेगेटिव वाले को दे भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे उसको, ठीक है। बट अगर केस नेगेटिव मदर का है तो उसमें क्या होता है, जब फीचर्स बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ओनली, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगेन, प्लेसेंटा को जब कट करा जाता है, जब प्लेसेंटा के थ्रू जब ब्लड जा रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, तो प्लेसेंटा कट हुआ, अलग हुआ, बेबी अलग हुआ, तो कभी कभी ब्लड मिक्स हो जाता है, बच्चे का और माँ का ब्लड मिक्स हो जाता है, तो उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बन जाएंगी वहां पर। अब ये जो एंटीबॉडीज क्रिएट हुई ना अगर, और उसके खिलाफ एक दो चीजें इसका रेमेडी है, रेमेडी बन सकती है। तो अगर पूरे एंटीबॉडीज बन गई तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कभी नहीं हो पाएगी,
तो सेकेंड, थर्ड कोई भी प्रेगनेंसी कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है, कभी नहीं हो पाएगी। सिर्फ फर्स्ट बेबी ठीक जाएगा। अगर मिसकैरेज हो गया मान लो, और फिर से वही प्लेसेंटा वाली बात हुई, कट करते वक्त ऐसे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, बच्चे की और माँ की मिल गया, ब्लड मिल गया आपस में अगेन, तो सेम वही बात आएगी, फिर प्रेगनेंसी कभी अकर नहीं हो पाती। तो मैम इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज होता है, वो इलाज क्या होता है, नियरली कहते हैं एक या तो इमीडिएटली या फिर विद इन 72 आवर्स एक इंजेक्शन लगता है। उस इंजेक्शन से क्या होता है, वो इंजेक्शन बाय डिफॉल्ट है कहेंगे रेडीमेड एंटीबॉडीज दी होती है हमने, तो वो एंटीबॉडीज मदर के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी ब्लड वहां पे आया होता है ना पूरी बॉडी में ना फैले, फटाफट से वहीं खत्म करके उसको वहीं नष्ट कर दो, खत्म। क्योंकि अगर मदर ने कोशिश करी तो उसको 4 to 5 डेज लगेंगे, 4 to 5 डेज के अंदर तो बहुत कुछ कर चुका हुआ होगा अंदर। तो वो जो अंदर एक बॉडी एक लेयर क्रिएट कर देगा ना यूट्रस के अंदर, तो वो आगे फिर कभी बॉडी क्रिएट, सॉरी, उसके बाद कभी भी प्रेगनेंसी या कभी भी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। वो बहुत जल्दी ही, आप कहें कि मिसकैरेज बहुत जल्दी हो जाएंगे कंसीव अगर कर भी लिया तो वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ड्यूरिंग दैट पीरियड नहीं नहीं हो पाता। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे केस के अंदर फिर ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, यूट्रस के थ्रू ब्लड जाता है, बेबी को अलग से ब्लड भी देना पड़ता है। तो कई ऐसे केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले या उस टाइम पे ये चेक रखना जरूरी होता है कि अगर नेगेटिव माँ, माँ अगेन माँ का पॉजिटिव होना जरूरी है, ऑलवेज रिमेम्बर। अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है तो ऑलवेज रिमेम्बर कि फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, ओके, पॉजिटिव नहीं चल सकता, पॉजिटिव नहीं चल सकता। अगर मान लो RH पॉजिटिव मदर होती तो क्या होता, तो नेगेटिव आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, बढ़िया जी चोखो, कुछ नहीं होने वाला। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे ही मिल जाता, उसे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी थी। क्या यहाँ पॉइंट क्लियर हो रहा है RH का? बहुत ही सिंपल है, और इसी केस को ही याद रखना है, बाकी किसी चीज का इसको मिक्स मत करना। आपने इसको याद कैसे करना है, ये तो केस चलो याद हो गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फिर इस टेबल को कैसे याद करना है, इस टेबल को याद करने में और इस टेबल को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इस वाले को याद करना है, कंठस्थ इसको करना है पहले अच्छे से, इसको समझ लिया, इसको कंठस्थ कर लिया, 4 से 6 बार 10 बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया डेली, फिर उसके बाद इस पे आओगे ना, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जा रहा है, नेगेटिव के पास जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं थ्रोम्बोसिस पे, थ्रोम्बोसिस के क्लॉटिंग पे, क्लॉटिंग वाला पार्ट रह गया था ना हमारा, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है जी, मैम जो ठीक है। आरएच फैक्टर वाला जो चार्ट है उससे रिलेटेड मैम थोड़े क्वेश्चन पूछ लीजिए तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। पूछो क्या क्वेश्चन है, पूछो। मैम एक बार मतलब उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये बस ये पूछा जाएगा अगर RH, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिक्स्ड है कि अगर RH नेगेटिव मदर है तो फादर का कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, क्वेश्चन यही फिक्स्ड है इसका शुरू से। तो आपसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं, या फिर आपको ये एक कहानी की फॉर्म में बोलेंगे कि बेबी को, नहीं, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव था और फादर का जो RH पॉजिटिव था, तो बताइए क्या ये प्रेगनेंसी कंसीव या प्रेगनेंसी आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? प्रेगनेंसी तो चल जाएगी अगर फर्स्ट है तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेबी भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी अगर प्लेसेंटा से ब्लड जो है माता जी के अंदर चला गया तो, मिक्स हो गया तो। सिर्फ इस तरह की कहानी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे नहीं, ठीक है, ज्यादा डरो तो मत। आरएच में ऑलवेज नेगेटिव आता है क्या? क्या होता है? आरएच में ऑलवेज नेगेटिव आता है? नहीं, RH में ओ नेगेटिव आता मतलब? नहीं नहीं, हम्म, मतलब जो पहले वाला चार्ट है ना उसमें ऑलवेज जी, पॉजिटिव आता है और दूसरे वाले चार्ट में ऑलवेज नेगेटिव आता है क्या? थोड़ा कॉन्फ्यूज है। मुझे क्वेश्चन समझाएगा, मुझे इतना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अगर किसी और कोई डेसिबल कर पा रहे हैं तो, मैं क्वेश्चन डेसिबल नहीं कर पा रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाह रहे हो आप? जो एफबीओ का जो मतलब हाँ जी, चार्ट है ना जी, उसमें
उसमें ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, हाँ ओ अच्छा, नेगेटिव। हाँ जी, ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं हो रही थी, ये कह रहे हो ना आप? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव एबीओ सिस्टम में नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव, कुछ नहीं है, न्यूट्रल में चल रहा है। बस एंटीजन एंटीजन के ऊपर बात चल रही है, ठीक है। लेकिन जब आरएच वाले में बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात भी है, प्लस यहाँ पे एबीओ को भी ध्यान रखा जाता है। ओके। ओके, ठीक है। ये चार्ट ना इतना अच्छा नहीं है वैसे, आपको उसे क्लियर नहीं होगा। आई विल सेंड यू द डिफरेंट चार्ट। इसमें ना वो चीज नहीं, मिसिंग है। जिससे आपको ये याद रख पाए ना, मैं आपको चार्ट थोड़ा डिफरेंट करके दूंगी ये वाला। इससे क्या होगा, इसका आपको याद करने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी। जैसे इसके अंदर ये इन्होंने इसको जिस तरह दिखाने की कोशिश करी है, इट इज नॉट दैट इजी टू ग्रैब कि क्या कह रहा है आरएच फैक्टर। ये सिर्फ ऐसे तो ठीक है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट याद हो चुका हो ना, उसके लिए तो ये चार्ट ठीक है। मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आप लोगों को एज स्टूडेंट ये बात नहीं याद रहेगी कि कह क्या रहा है, समझ ही नहीं आएगा। मैम अंकिता एक बार मैम एक जी बार बोलिए। बता दीजिए, कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझ में आ रहा है किसको थोड़ा कॉन्सेप्ट सा। बताना बेटा? ये मैम इस चार्ट का कॉन्सेप्ट। इस चार्ट को मैं कहती हूँ, इस चार्ट को रहने दो, मैं आपको दूसरा चार्ट दे दूंगी। ये चार्ट चार्ट तो सिर्फ उसी को समझ आ सकता है जिसको ये चीजें बस एक रिवीजन में थी, बस ठीक है, अच्छा देख लिया, अच्छा ये समझाने वाला नहीं है ये चार्ट। मैंने गलत चार्ट निकाल लिया ये वाला। मैं आपको अच्छा वाला चार्ट दूंगी जिसके अंदर आपको बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे उस बात को, आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अगर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं यहाँ से समझाती हूँ तो थोड़ा सा वो इजी तो रहेगा, कम से कम वो चीज बना लीजिएगा। आरएच फैक्टर में ना ये चीज बना लो, जो ये मैं चार्ट बना रही हूँ ना, इससे सारी चीजें याद हो जाएंगी, ऊपर वाले चार्ट को भी कवर कर जाएगा। ठीक है, क्या है वो बताती हूँ। मदर फादर एंड द बेबी, मदर फादर एंड द बेबी, ठीक है। If mother is positive, father is positive, baby will be positive. 1 point done, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा? कोई मुझे प्लीज बोल के बताओ, मेरे पास वो नहीं आ रहा, मेरे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मैम दिखाई दे रहा है। ओके ओके डन, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। दूसरा आता है, इफ मदर इज नेगेटिव, फादर इज नेगेटिव, देन बेबी विल बी नेगेटिव। मैम ये वाला भी क्लियर हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर प्रॉब्लम इस वाले में आ सकती है, वो क्या है? इस वाले में नहीं आएगी, नेक्स्ट वाले में आएगी कि मदर इज पॉजिटिव, फादर इज नेगेटिव, देन बेबी विल बी पॉजिटिव। ये आरएच फैक्टर की बात हो रही है अभी भी, ठीक है। लास्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमने। ये क्या कहता है कि इफ मदर इज नेगेटिव, फादर इज पॉजिटिव, तो बेबी तो चलो पॉजिटिव होगा, पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करेगा, नेक्स्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और वो कैसे क्रिएट होगी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सॉरी, ये वाला चार्ट तो जरूर याद कर लेना, आरएच फैक्टर के ऊपर है ये चार्ट, जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन इसी में से ही बन के आता है। सारे ए बी ओ, ए बी सब भूल जाओ। आपने अगर अगर आपको ये फादर मदर एक हम्म अगर फादर मदर का पॉजिटिव हुआ तो बेबी का नेगेटिव नहीं आएगा? नहीं, मतलब कि अगर कोई एक भी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव लेगा। देखो ना यहाँ पे, अगर किसी एक का भी पॉजिटिव है तो उसने पॉजिटिव ही लेना है। मैम पॉजिटिव होने के चांसेस मतलब ज्यादा है कि केवल ज्यादा होते नेगेटिव हैं। का एक चांस है। करेक्ट करेक्ट अंकिता जी, बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर क्या है कि उसको मिल गई ना एंटीजेंस, एंटीबॉडीज मिल रही है, एंटीजन मिल रहा है उसको, तो इसलिए वो तो वो चीज लेकर लेगा, एब्सेंस वाली चीज नहीं लेगा, प्रेजेंट वाली चीज जरूर ले लेगा, ठीक है। ओके, ये टेबल याद कर लोगे, आपका एबीओ साथ में लगा लेना, यहाँ पे ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, सॉरी ए लिखो, बी लिखो, ए बी लिखो, ओ लिखो। कोई भी ओ पॉजिटिव डाल दो यहाँ पर, और कोई भी पॉजिटिव यहाँ डाल दो, और कोई भी पॉजिटिव यहाँ डाल दो, वो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। आरएच फैक्टर के हिसाब से वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर?
आपने सिर्फ इस चीज को याद रखना है, इस डायग्राम को, इस चार्ट को याद रखना है RH फैक्टर के कंसर्न में, बाकी एबीओ के हिसाब से नहीं। एबीओ के हिसाब से आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, अगर एबीओ से क्वेश्चन आया तो। अगर RH फैक्टर से आएगा तो इसी टेबल से ही आएगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसी से ही आएगा। और आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जो मर्जी ब्लड ग्रुप आया हो, आपने सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान देना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता नीचे ब्लड ग्रुप कोई नया भी निकल के आ गया, आपने सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, और किसका है किसका नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही सरल सी चीज है, इस चार्ट को याद करना कितना इजी है। देखिए कितना इजी है, एक बार दिखाऊं। इस चार्ट में कुछ मुश्किल नहीं है, कितना इजी है याद करना। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइन लाइन में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव की लाइन में नेगेटिव है। चलो दो तो डाउन हो गए। ये वाला केस तो हमने वैसे ही याद कर लिया, पॉजिटिव आएगा। यानी कि दोनों में से कोई भी पॉजिटिव हो, बेबी तो पॉजिटिव ही आएगा। खतरनाक कौन सा केस होता है, जहां पे मदर नेगेटिव होती है बस। चार्ट याद होगी, चार्ट में आपको कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है ना, डरो मत, प्लस माइनस के नाम से डर मत जाया करो। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लेक्स तब करोगे जब आप ये कहोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, इजी तब लगेगा जब आप कहोगे हाँ कुछ कुछ बातें समझ आ रही है, एक दो बार और पढ़ूंगी या पढ़ूंगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज अपना हार्ट स्टार्ट करते हैं एक बार। आपका ब्लड के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका हुआ है। 1 सेकेंड। ओके, जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का साइज क्या होता है? हार्ट का साइज हम जनरली बात करते हैं कि इट्स अ क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या होता है? बंद मुट्ठी। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या होता है? सॉरी, माय बैड। क्लेंच फिस्ट का मतलब क्या होता है? बंद मुट्ठी। आप जब हम वो करते हैं ना, आप सब सूक्ष्म व्यायाम करके आए हुए हैं, आप सबको पता है सूक्ष्म व्यायाम होता है, तो पूरे योग में आपको एक बात पता है कि मुट्ठी कैसे बनानी है। हमारी मुट्ठी में कभी अंगूठा बाहर नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर बात बताई ना गई हो कि आपको मुट्ठी बनाते वक्त अंगूठा बाहर होना चाहिए। अगर कहा गया है तो वो वैसा ही होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट अंगूठा हमेशा अंदर होता है। ये सब सबको बात याद है। उसी को ही हम क्लेंच्ड फिस्ट की बात कर रहे हैं, उस मुट्ठी में जिसके अंदर अंगूठा अंदर होता है। ठीक है, वो ही उतना ही साइज हमारे हार्ट का है। किसका साइज है? हमारे हार्ट का साइज सिर्फ इतना है। अब किसी का कोई कहते हैं ना, कोई छोटे दिल वाले या बड़े दिल वाले, तो उनके हाथ का साइज देखना, हाँ इस सबका दिल इतना ही तो है, इसमें छोटा बड़ा कैसे? आप ये बोले कि इसमें इतनी उदारता क्यों है, कि उनके अंदर संयम शक्ति कितनी है। किसी भी इंसान की उदारता उसकी संयम शक्ति से तापी जाती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, साइज नियरली नियरली जनरल जो देखा जाता है वो 12 टू 9 सेंटीमीटर के बीच में होता है, 12 टू 9। ठीक है, पोजीशन कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है। पोजीशन होती है थोरेसिक कैविटी के इन बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो दिल हमारा लेफ्ट की ओर होता नहीं है, सिर्फ टिल्टेड है। जो इसका एक नीचे वाला भाग है वो सिर्फ हमारा किस तरफ होता है? लेफ्ट की तरफ होता है, जिसे हम एक कार्डियक नॉच के नाम से याद करेंगे। लंग के अंदर मैंने बताया था कि हमारी जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ी सी छोटी है, और छोटी नहीं मीन्स उसके बीच में एक गड्ढा है, और उसकी वजह से इसके पास दो लोब्स हैं। राइट वाले के पास तीन हुआ करते थे, अब इसके पास दो लोब्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इस दिस कार्डिक नॉच। यहाँ ऐसे होता है ये रही वो कार्डिक नॉच। ठीक है, ऐसे होता है बीच में सेंटर, वैसे दिल जो होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, अब जो ये नीचे वाला भाग है ना, इस भाग को बोलते हैं हम एपेक्स, नीचे, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बेस। उल्टा ही है हाल, दिल का तो हाल ही बुरा है। बताएं, एक तो ये वैसा नहीं है जैसा ही आप सोचते थे, निकला थोड़ा ट्रायंगल टाइप का, पर ये होता एक्चुअल में वैसे ही है वैसे। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे इसको कैसे, ऐसा कैसे, अब देखने में तो नहीं लग रहा, पर जब ड्रॉ करेंगे वो निकलेगा ऐसे ही। ठीक है,
अभी देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। हृदय दोनों लंग्स के बीच में होता है, मीडिया स्टर्नम के बीच में। स्टर्नम हमारी हड्डी होती है, डैगर की तरह होती है, ये रही वो हड्डी, खंजर जैसी, ठीक है। इस हड्डी के पीछे होता है, और ये इसको एक्चुअली में सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डैगर शेप में नहीं होता, ये जो हमारी रिब्स है उसको अटैच करने का काम भी करता है। रिब्स जो गोलाई में जो जा रही है, रिंग्स जा रही हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, आगे स्टर्नम से। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हम इसका ढांचा बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तब हम वो मसल्स भी देखेंगे अच्छे से, और इंटरकोस्टल मसल्स एंड एवरीथिंग उसके अंदर फिर से देखेंगे, ठीक है। ओके, स्टर्नम स्पेस में बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ एक कार्डियक नॉच होती है, एक गड्ढा होता है जिसके अंदर वो हृदय पाया जाता है। हृदय के नीचे वाला भाग जो होता है डायफ्राम से जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, ये गलत वर्ड है, जुड़ा हुआ नहीं होता, उसे सिर्फ टच करता है हल्का सा डायफ्राम से। डायफ्राम के साथ साथ हार्ट मूव नहीं करता नीचे, हार्ट अपनी जगह पे रहता है, डायफ्राम अपनी जगह पे मूव करता है, इन एंड सॉरी अप एंड डाउन, वो सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। ओके, वेट कितना होता है? नियरली 300 ग्राम्स इन मेल, 280 टू 340 ग्राम्स, एंड फीमेल्स में होता है 230 टू 80 ग्राम्स। बहुत ही कम होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से भी देखा जाता है, ढांचा जो है मेल का वो काफी ऊंचा और लंबा होता है, फीमेल्स का थोड़ा छोटा होता है। स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का, एक तो वो उसकी वजह से मैटर करता है, ठीक है। ओके, हार्ट के चारों ओर डबल वॉल्ड एक मेम्ब्रेन बैग होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरी मतलब क्या होता है? पेरी का वैसे हम बेसिकली अब समझ याद रखना हमेशा, पेरी मतलब बाहर, पेरिफेरल, पेरिफेरल सिस्टम, ये सब कुछ जो होगा ना बाहर की तरफ, मींस आउटर वर्ल्ड की, जो आउटर एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो मैम कार्डियम क्या हो गया? कार्डियम का मतलब होता है कार्डिया या कार्डियक, और इसका मतलब क्या होता है? हार्ट। तो मैम हार्ट क्यों नहीं लिख दिया? ये भी तो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ही था, ये क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली हार्ट साइंस का एक्चुअल वर्ड में नहीं आता, कार्डियक ज्यादा वर्ड आता है, कि कार्डियक के साथ इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले इसके अंदर रिसर्चेस हो चुकी हुई थी। हार्ट बाद में एक जनरल टर्म की तरह यूज करना शुरू हुआ, पर अगर आप मेडिकल लाइन में या मेडिकल वर्ल्ड में जब देखेंगे तो वहाँ हार्ट वर्ड यूज नहीं करते, हार्ट वर्ड हमारे लिए यूज करते हैं, एक नॉर्मल सिटीजन के लिए आप समझ लीजिए, दोस्त हु आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल साइड उनके लिए। तभी जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो हार्टोलॉजिस्ट नहीं होता, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। हार्टोलॉजिस्ट कभी नहीं सुनोगे, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो, ठीक है। तो आउटर वॉल किसकी होती है? इसकी पेराइटल होती है। इनर वाली कौन सी होती है? विसरल होती है। पेराइटल का मतलब होता है थोड़ी सख्त मां, ठीक है, पेराइटल। और विसरल मतलब हमेशा, विसल का मतलब हमेशा ही इनर से लिया जाएगा। विसरल ऑर्गन, विसरल लेयर, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब ये है इनर। हमेशा लिख लीजिएगा, अपने जो आपका पेज होगा ना जिसके अंदर आपने, ये मैं आपको एस एस वर्ड बताए हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसके लगाने से इस वर्ड का मीनिंग हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो वो उसमें से आता है, ठीक है। पेरी पेरी वर्ड आ गया, पेराइटल में पेरी पेरी वर्ड आ गया ना एक तरह का। पेरी पेरी का मतलब हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा, आउटर में, ठीक है। ओके, पेरिकार्डियल स्पेस जो होती है, पेरिकार्डियल स्पेस क्या है? इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, दो लेयर्स के बीच में, पेराइटल और विसल के बीच में एक स्पेस है, आउटर और इनर लेयर के बीच में एक स्पेस है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उससे हमें क्या करना? फ्लूइड है तो है सेम, ये याद रखना हमेशा। बाय डिफॉल्ट अगर किसी दो लेयर्स के बीच में अगर कोई फ्लूइड है तो 90% वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, अगर वो ऑर्गन की बात हो रही है तो। अगर वो ऑर्गन की बात हो रही है, चाहे वो लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, कोई भी हो, अगर ऑर्गन की बात हो रही है और वहां हम लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो लेयर्स के अंदर का जो एरिया है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमेशा शॉक का काम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मैम पानी कैसे शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है? पानी शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, पानी की वजह से जो होता है ना, ये दोनों लेयर्स आपस में अटैच नहीं होती, जुड़ नहीं जाती, चिपक नहीं जाती, इसकी वजह से। तो ये पानी जो होता है उस गंगनाहट को, उस झटके को बर्दाश्त कर लेता है। मैम ऐसा कौन सा शॉक लग जाता है जो ये शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है? गिर जाना, उछलना, कूदना, गाना गाना, या किसी की कोई इमोशनल बात भी, कि किसी को मरते हुए देख लेना,
जो या कोई ऐसा डरावना सीरियल देख लेना, कुछ भी ऐसी बात, कोई चीख अचानक से सुन लेना, उन सारे केसेस पे यहाँ इन सब चीजों को वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओके। इस बाइकलर फ्लूइड का जो फंक्शन है मैंने आपको बता दिया, मैकेनिकल इंजरीज, शॉक को बचाता है और आउटर और इनर लेयर को सिकुड़ने से बचाता है। सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई। अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट। हार्ट की फ्री मूवमेंट से मतलब क्या हुआ? हार्ट 24/7 काम कर रहा है, वो थके नहीं, वो रुके नहीं, उसकी इस फ्री मूवमेंट को करते रहने के लिए लगातार ये काम करता रहे, थके नहीं, उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का भी ये काम करता है। मतलब उसकी लेयर में उसकी जो मसल्स है ना, उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है। तो मैम एक बात बताओ, हार्ट अगर पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा रहा है, तो क्या हार्ट के पास खुद के लिए भी कोई ब्लड आता है? हाँ आता है, उसकी भी अपनी आर्टरी है, उसकी भी अपनी एक वेन है, उसको भी कुछ कहते हैं, पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, इससे हृदय आसानी से छोटा बड़ा हो सकता है। छोटे बड़े से मतलब क्या है? पहले वो सिकुड़ेगा, उससे फिर ब्लड पूरा बाहर जाएगा, फिर वो एक्सपेंड करेगा, खुल जाएगा, प्रसारित करेगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, पहले प्रसारित करता है, हमेशा याद रखना, ब्लड पहले प्रसारित होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर प्रसारित होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैम इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस द्रव्य हृदय को रगड़ से बचाता है। रगड़ से मतलब क्या हुआ? रगड़ से मतलब जैसे हम कभी कहीं अगर कोई गिर गया है, कुछ हुआ, समटाइम्स इंजरीज जो हो जाती है उस केस में, या दो ऑर्गन्स आपस में जो फ्रिक्शन दो ऑर्गन्स के आपस में हो जाती है, जैसे कि अगर लंग्स है, हम भाग रहे हैं, लंग्स भी बढ़ती है, अपना फास्ट मूवमेंट दिखाएंगे, हाँ हाँ वैसे भागेंगे ना, भाग रहे तो बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और तो जो हृदय है, जो कार्डिया है या कार्डियम है, वो जो नॉच में बैठा हुआ है, उसके आसपास लंग्स टच कर सकती है। थोड़ा कम लगता है पर लेकिन मे भी हो सकता है। जो हड्डियां हैं रिब्स की, क्या वो टच कर सकती है? मैम हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अगर बहुत तेज से सांस लिया तो फर्क पड़ सकता है, क्योंकि फिर इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से रिब केज एक्सपैंड करेगा ना, इन एंड आउट वाला, अप एंड डाउन वाला नहीं, इन एंड आउट वाला, उससे शायद हो सकता है इसको कुछ हो। तो उस केस में भी ये जो एब्जॉर्ब कर लेता है उस झटके को, कि हृदय की जो अपनी गति है वो उसको तंग ना करे, ओनली इन द एक्सट्रीम केसेस। ओके, ये हृदय की नमी को, यानी कि उसको मॉइस्चर प्रदान करता है, ताकि वो अगेन उसमें रुक्षता ना आए। ठीक है, लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। अब कैसी कैसी लेयर्स होती है हार्ट की? हार्ट की कुछ 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 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एग्जाम आएगा? नहीं आएगा, बस सिंपली लेयर्स होती है, 3 लेयर होती है। 99% आपको सिर्फ 3 लेयर्स ही पढ़ने को मिलेंगी। कोई रेयर केस होगा जिसमें 4 5 6 10 लेयर्स होती है। जैसे स्टमक की जो हमारी लेयर थी, स्टमक की मतलब एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर थी वो ज्यादा थी, वो 3 लेयर के अंदर डिवाइड नहीं है, जो मैंने आपको नहीं करवाई क्योंकि वो एक सिलेबस में नहीं है। सिलेबस तो क्या, वो बहुत डीपर लेवल पे, उसके सारे सेल्स अंदर फिर पढ़ने पड़ते हैं आपको, कि जो हम, मैंने आपको उस टाइम पे इतना जरूर समझाया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, थ्रू आउट द एलिमेंट, मतलब थ्रू आउट द लाइक इसोफेगस टू द एनस, एक कॉमन एलिमेंट्री कैनाल के एक कॉमन कंपोजिशन है जो वो शेयर करते हैं, जो लेयर्स है मतलब वो एक कॉमन कंपोजिशन वो शेयर करते हैं। कुछ कुछ जगहों पे वो उस लेयर्स के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे स्टमक के अंदर ओब्लिक मसल्स आ जाती हैं। मैम वो क्या करना, तभी नहीं पढ़ाया था। उस ओब्लिक मसल्स की वजह से ही एक्चुअली वो ज्यादा सिकुड़ता और फैल सकता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एक मसल की वजह से, पर उसकी इतनी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी जाने के लिए। फिर उसके अंदर सेल्स भी आते हैं कि ये वाला सेल किस लेयर के अंदर बैठा होगा, ये वाला सेल कहाँ से निकल रहा है, ये वाली सिक्रीशन कहाँ से हो रही है, तो वो उन लेयर्स के अंदर से ही है। तभी मैंने आपको कहा था कि जो उसकी लेयर्स है ना, उसके अंदर में से किसी एक लेयर से ये सेल या ये ग्लैंड वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कौन सी वाली है ये हमारे कोर्स में या हमें इतना इन डिटेल नहीं जानना। तो ऐसे ही अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के पास भी 3 लेयर्स होती हैं, तो हमें उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना कि उसकी हार्ट की जो 3 वॉल्स हैं या 3 लेयर है उसकी वॉल की, वो क्या कैसे कैसे हैं, सिर्फ नाम जान सकते हो, इतना इन डिटेल नहीं देखना। एपी, मायो और एंडो, हमेशा याद रखना मायो बीच में ही मिलेगी, ये भी एक बात आपने हमेशा याद रखनी है। एपी और मायो हमेशा ही, सॉरी, मायो हमेशा बीच में ही मिलेगी, दो के बीच में। जैसे विसरल हमेशा बीच में मिलेगा ना,
हमेशा इनर या इनर ऑर्गन की तरफ या इनर ऑर्गन्स की बात हो रही है या इनर लेयर की बात हो रही है, तो ऐसे ही जो ये वाला होगा वो हमेशा इस तरफ मिलेगा। एपी का मतलब हमेशा होता है ऊपर, एपी सेंटर। ये क्या है? एपी सेंटर है, ऐसे याद रखना है। एपी हमेशा ऊपर, मायो मतलब बीच में हमेशा, एंडो हमेशा अंदर की तरफ, या बेस लेयर पे कह सकते हो आप ऐसे, ठीक है। ओके, एक मिनट। ओके, हाँ जी, हृदय में ना 4 चैम्बर होते हैं। अब 4 चैम्बर वाली कहानी को ना ये इसमें मत देखो, अब आप यहाँ से देखो बस। जैसे मैं कहूंगी उस चीज को उस तरह से लेके चलना आप, ठीक है। हार्ट में ना 4 कमरे हैं, एक ऊपर वाला माला और एक नीचे वाला माला। ये हो गई हमारी फर्स्ट फ्लोर, और ये होगी नहीं, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के जो हमारे कमरे हैं वो थोड़े छोटे हैं, और जो नीचे वाले हैं वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है। एक्चुअली इनका साइज बिल्कुल सेम ही होता है, कुछ खास फर्क नहीं होता। जितना इसका साइज है ना उतना इसका साइज है। ऐसा कैसे मैम? देखने तो लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा। आप गलत बता रहे हो कुछ। नहीं, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जो इसका साइज है, मान लो इसके साइज में अगर हम वाटर की कंटेंट समझिए या ब्लड समझिए, ब्लड 10 ml ही आ सकता है इसके अंदर, तो 10 ml भी तो इसी के अंदर ही जाएगा। 9 थोड़ी ना जाएगा, 5 थोड़ी ना जाएगा, 2 थोड़ी ना जाएगा। 10 ऊपर आया तो 10 ही नीचे जाएगा, ठीक है। पर मैम शेप देख के तो साफ साफ लग रहा है कि शेप में बहुत डिफरेंस है। ये तो ऊपर वाला छोटे हैं, नीचे वाले बड़े बड़े हैं। नहीं, नीचे वाले के पास मसल्स बहुत सारी हैं, ये इसने इसकी शेप इस तरह से दी है जैसे कि इसको हम पिचका सके ऐसे करके, और फिर इसको एक्सपैंड कर सके, ठीक है। इसको सिकुड़ना और प्रसारित करने के लिए नीचे हैवी मसल्स हैं इसके पास, इसलिए इसको एपेक्स कहा जाता है, ठीक है। असली कार्य यहाँ हो रहा होता है। सारी जान जो गुद्दा कह लीजिए या कह लीजिए इसका मेन जो कोर है वो इस एरिया में, इसलिए इसको एपेक्स वाला एरिया भी ज्यादा कहा जाता है और इस वाले को बेस कहा जाता है। जिस हिसाब से अगर हम देखें, अगर हार्ट को उल्टा कर दीजिए तो इसका जो नोक वाला भाग है वो नीचे आ जा रहा है, ये रहा। और जो बेस वाला भाग है, जो जिसको हम कहेंगे किसी चीज को अगर हमें टिका के रखना है, एक क्यों टिका रहे, वो हिले नहीं, तो अगर हम टेबल पे ऐसी कोई चीज रखना चाहते हैं तो वो वाला बेस टाइप का एरिया तो ये वाला देखने में लगता है। इसमें कोई ऐसे माउंटेन या कोई रिज कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ऑल गुड लग रहा है, करेक्ट। चले, एक बेसिक चीज आप लोगों की क्लियर होगी, पर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप यही बोलोगे वो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ जी, आपने कहा ठीक है, वही ठीक है, छोटे और बड़े वाली बात ही है। लेकिन मैंने आपको असलियत बता दी है, ठीक है। मैंने आपको असलियत बता दी कि दोनों इक्वल साइज के होते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बस इसकी मसल्स बीच में बहुत सारी होती है ये वाली, जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है। बट अगर कहीं क्वांटिटी या अमाउंट में चेंज आता है किसी भी चीज को कैरी करने के लिए, नहीं, वो चेंज इसके अंदर नहीं आता। अगर वो उसमें चेंज नहीं आ रहा तो बड़े और छोटे का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। ओके, हाँ, एक चीज और, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। एट्रियम एट्रियम सेम काम कर रहे हैं, वेंट्रिकल वेंट्रिकल सेम काम कर रहे हैं। मतलब कैसे? देखिए, तो ये वाला काम क्या करता है, ये ब्लड लाएगा और इसमें डाल देगा। ओके, समझ आ गया। तो ये भी ब्लड लाएगा और इसमें डाल देगा। नहीं समझ आया? अगर दोनों साइड से ब्लड इसमें आएगा तो लंग्स के पास कहाँ जाएगा, और ये कहाँ से ला रहा है कहाँ से छोड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आया ना। पहले ये बात याद रख लो, एट्रियम से ब्लड हमेशा अंदर आता है, एट्रियम से ब्लड हमेशा अंदर आता है, याद रखना। अब पीछे से कहानी समझते, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। फिलहाल यहाँ से हमेशा ये बात याद रखना कि आएगा, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जाएगा, जो ये वाला एओर्टा है ना, ये वाला, यहाँ से जाएगा बॉडी के लिए, यहाँ से जाएगा लंग्स के लिए, ठीक है। यहाँ से ये इस तरफ ये लंग्स के लिए जाएगा, ठीक है। अगर हार्ट के, चलो मैं आपको एक बार वॉल्स की बता देती हूँ, फिर उसके बताती हूँ आपको कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। ठीक है,
जो लेफ्ट वाला है हमारा, ये रहा, इसके पास आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ लिख लेते हैं हम इसको यहाँ पर, अगर दिखाई देगा तो, ठीक है, O2, ठीक है। और राइट एट्रिया जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होगा, -O2, ये दिखाई देगा शायद, ठीक है, -O2 माइनस, ये O2 प्लस में है, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, कलर चेंज करना, सॉरी, को यहाँ लिख देती हूँ, उससे आपको याद रहेगा। तो आपने जो चार्ट बनाएंगे, आप जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे ही बनाएंगे, O2 के साथ, विदाउट O2 नहीं। एट्रियम वेंट्रिकल आपको याद रहता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर है, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लास्ट इज योर्स O2 माइनस। वैसे तो ये काफी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे, कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, और जो यहाँ से आएगा वही नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, इस बिल्डिंग से कोई भी चीज नीचे उतरी, डॉट 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 नीचे उतरी, ठीक है। अब ये कहीं जाएगी ऐसे बाहर, जो इस डायग्राम में नजर नहीं आ रही, ओके, ठीक है, समझ लिया, ओके, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अब यहाँ से कोई एक चीज आ रही है, नीचे आई, डॉट 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 डॉट, अब ये भी कहीं जा रही है, ठीक है, ये भी समझना है, ठीक है। मैम ये तो क्रॉस समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जो ये -O2 वाला था, यानी कि पर्पल वाला जो था, ये जाएगा लंग्स के पास, यानी कि आपकी राइट साइड से जो ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है वो लंग्स के अंदर भेजा जा रहा है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड पे ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, वो लंग्स से आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये पूरी की पूरी राम कथा सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाएगी आपकी। आप सिर्फ अभी इन शब्दों के साथ चलना, सिर्फ इन शब्दों के साथ। अभी कोई मत देखो कि कौन एट्रियम, कौन नहीं, कुछ अभी मत देखो। अभी सिर्फ जो बोला जा रहा है सिर्फ उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैम फिर से बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रही हूँ ना। हाँ जी, इसको ऐसे लिख लेना यहाँ पर, ये राइट साइड का है, ठीक है। तो ये लंग्स के पास लेके जाएगा क्या, ब्लड, ठीक है। और ये लंग्स से लेके आएगा ब्लड, लंग्स से इसमें आ रहा है ब्लड, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बात को समझना, हमेशा राइट और लेफ्ट को ही देखना है, ठीक है। अभी समझते हैं कैसे। ये सेप्टम अभी छोड़ दो, अभी सेप्टम के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। पहले यहाँ देखो, लेफ्ट एट्रिया यानी कि लेफ्ट, ये लेफ्ट एट्रिया में जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ये वाला, इसमें भी हमारा शुद्ध खून है। तो जो ये वाला जो जाएगा ना, ये सीधा एओर्टा के पास जाएगा, एओर्टा के पास, यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एओर्टा होता है, ठीक है। अब ये शुद्ध खून जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। मैम तो हाँ जी, राइट वाला तो डीऑक्सीजनेटेड था ना। करेक्ट, ये लंग्स के पास लेके जाएगा, यस मैम। ये लंग्स के पास लेके जा रहा है, यहाँ पे लंग्स लिख देती हूँ, अदरवाइज इतना क्लियर नहीं लगेगा। ये लंग्स, और ये वाला जो जाएगा पूरी बॉडी में, यहाँ पूरी बॉडी पे, ठीक है। एक बार इसको सीक्वेंस के अंदर लेते हैं, फिर हम सेप्टम और इसके जो वॉल्व्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सेकेंडरी कहानी है, पहले कहानी ये समझ आनी चाहिए कि ब्लड आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पे, ठीक है। पहले ये कहानी को समझते हैं।
समझते हैं क्या? इसको लिखते हैं कहीं पे, ये रहा, अच्छा हमें स्पेस मिल गया। राइट एट्रियम से एंट्री करी, फर्स्ट चरण, ठीक है, राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल में इसने दोबारा दाखिल किया, फिर गया लंग्स में, ये हुई इक्वेशन 1। नहीं ये नहीं करते, आपको समझ नहीं आएगा फिर। ये हुई इक्वेशन 1, ठीक है, ये हुआ स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ओके, अब लेफ्ट एट्रियम में आया, उल्टा लिखती हूँ ज्यादा याद रहेगा। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप क्या हुआ, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड देन स्टेप 7। आप इसे इससे पहले एक चीज और ऐड कर सकते हो वैसे यहाँ पर, वो ये है कि बॉडी से यहाँ पे ये आया, तो हम सिर्फ छोटा छोटा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। वो ये है कि स्टेप 1 ये हो जाएगा, बॉडी से आया है 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है। पहले इस सीक्वेंस को एक बार मन में बिठा लो, अब कौन सा वॉल, कौन सा दरवाजा, सब याद हो जाए, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, सब बढ़िया, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर, सुपीरियर वेना कावा यहाँ बना हुआ है। वेना कावा क्या है, सुपीरियर वेना कावा क्या है? वेना कावा एक बड़े वाला, जो हमारे घर में टंकी होती है ना, पानी की टंकी होती है, वैसे एक बड़े वाला ये एक आप समझिए पाइप है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, दो बड़े बड़े पाइप की बड़े बड़े बहुत मोटी वाली पाइप है इसके अंदर, ठीक है, बड़े वाली। जहाँ पे वेना कावा लिखा होगा, सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब ये होता है, सुपीरियर से मतलब अबव द चेस्ट एरिया से, और इंफीरियर मतलब लोअर बॉडी से, लोअर द चेस्ट बॉडी, ठीक है। लिख लो, परेशान हो जाओगे, लिख लो, इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, इंफीरियर वाला, ठीक है, वो क्या होगा, लोअर बॉडी का। सुपीरियर वेना कावा कौन सा होगा, जो अपर बॉडी का रहेगा, ठीक है, अपर बॉडी का। सेम ऐसे ही दिखा रखा, इन्होंने सिर्फ एओर्टा ही दे रखा है, ठीक है, ओके। एक हमारा एक एओर्टा नाम का एक चीज होती है, एओर्टा नाम का क्या चीज होती है, ये हमारा पूरी बॉडी में ब्लड फैलाने का काम करती है, कि अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मुझे दे दो, मैं पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करवा दूंगी। हमने कहा जी अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स है। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि हमारे हार्ट में, सॉरी हमारे सिस्टम में लंग्स का काम उल्टा होता है, यानी कि लंग्स ना आर्टरी से लेकर जाएगा ब्लड, जो उसकी पल्मोनरी आर्टरी है, लिख लो लिख लो लिख लो, छोड़ो, नहीं बोलूंगी, बोलने से पहले लिखूंगी, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं लंग्स के लिए, जी मैम थोड़ा थोड़ा बात याद है, पूरी नहीं पर थोड़ा बहुत तो याद है, ठीक है। इसकी होती है आर्टरीज, इसकी होती है आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। आर्टरी हमेशा -O2 रखती है अपने पास, और वेन्स हमेशा पॉजिटिव O2, ये अपने पास कुछ नहीं रखता, ठीक है। ये लेकर आता है, लेके आता है हार्ट से, देता है हार्ट को, लिख लो। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, एग्जाम में भी आते हैं, मैं तो पूछूंगी,
और जिसने गलत किया फिर लिखना कि पल्मोनरी आर्टरी, ओ सॉरी, इसका पल्मोनरी वर्ड तो लिख लो, मेन तो पल्मोनरी वर्ड है ये। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? मतलब कि जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया वो पल्मोनरी आर्टरी में गया। करेक्ट। तो इसका मतलब जो राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया O2 वाला वो पल्मोनरी वेन से आया था। करेक्ट। ठीक है, ये अभी इतना दिमाग में अच्छे से भर लो। क्या यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? किसी को स्टेप्स खराब लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा? पहले मुझे बताओ, क्योंकि सारा कुछ यही है, बाकी सिर्फ नाम है। बाकी पूरी के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ नाम ही याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं रह गया। ये आपका, अगर आपको ये समझ आ गया तो सब समझे कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा समझ आ गया। बाकी टेक्निकल वर्ड्स रह जाते हैं कि किसका क्या नाम है, उस वॉल्व का क्या नाम है, उस वॉल्व का क्या नाम है। अब जब एट्रियम से उसके बीच में आता है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो उसके पास ना एक वो है दरवाजा, उस दरवाजे का एक नाम है। कहाँ गया बाबा जी? हाँ जी, हाँ जी, नहीं अभी नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। ठीक है, राइट एट्रियम से लेकर जो नीचे की तरफ जाएगा वॉल्व के पास, मतलब राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा है उसका नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। इसका कोई और नाम है, ये वो वाला नाम नहीं है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लेकर पल्मोनरी में मीन्स पल्मोनरी कौन सी होगी? पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, उसके पास जो जा रहा होगा उस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वॉल्व। सेमी ल्यूनार मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, और ल्यूनर मतलब चांद, आधा चांद जैसा जो क्रिसेंट मून होता है, क्रिसेंट मून जो ईद का चांद होता है वैसा वाला, कुछ उस तरह का। ठीक है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से, यानी कि जो ये वाला भाग था ना लेफ्ट वाला, तो यहाँ इसके बीच में जो ये वाला आएगा दरवाजा आएगा इसका, उस दरवाजे का क्या नाम है? माइट्रल वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये जा रहा होगा ऊपर एओर्टिक के पास, यानी कि पूरी बॉडी में सप्लाई कराने के लिए, एओर्टा के पास पूरी बॉडी में सप्लाई करवाने के लिए वो जो जा रहा होगा वो कौन सा है? एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, यानी कि एओर्टा के पास सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्यों नहीं लिखी हुई? उसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, मेन तो वो भी करवाना था। ऐसे ये आपका हार्ट का है, ऐसे नोट आ गई, ये रही आ गई, हाँ यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये रहा, यहाँ देखो, आप इधर जाए, आप इधर आए, एओर्टा वाली जो हो गई लेफ्ट के साथ जो ज्वाइन रहती है, पल्मोनरी वाली होगी राइट के साथ जो रहती है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वो लिख रही हूँ इसलिए। ठीक है, माइट्रल वॉल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरिया के बीच में है, और ट्राइकस्पिड है यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में आती है, राइट एट्रियम और उसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब क्रस्पिड क्या मतलब? ये इसमें तीन धारी है, जैसे कि हम एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं ना, ऐसे याद रख लीजिएगा, ये तीन मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, और ये दो सॉरी सिंगल मुखी है। तो माइट्रल पल्जिकल वॉल्व ये अलग है, ये दोनों हो गई। बाइकस्पिड पे दो होती है, पर इन्होंने ठीक से डायग्राम इतना अच्छा नहीं दिया, कंफ्यूज हो जाओगी, इससे मजा नहीं आएगा। बता तो रखा है पर
एक मिनट चलो ठीक है देखते हैं, शायद मैं तो मुझे कोई गलती लग रही हो। मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें कहीं ना कहीं अच्छे से दे रखो तो। ये वाला पार्ट हमने कर लिया। हाँ, सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? एक मिनट, टाइम हो चुका है, ये बाकी बात में कराऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ रह नहीं गया। क्या आपको पहले मुझे ये बताएंगे आप सभी, आपको मेन फंक्शनिंग समझ आ चुकी है कि कहाँ से ब्लड आ रहा है कहाँ से जा रहा है? राइट और लेफ्ट के बीच में मेन डिफरेंस क्लियर हो रहा है? राइट और लेफ्ट का डिफरेंस क्लियर नहीं होता बच्चों को। राइट में कौन सा आएगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड -O2, और लेफ्ट में कौन सा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए जब हम उठते हैं योग में तो लेफ्ट साइड करवट करके उठते हैं, राइट साइड करवट करके नहीं उठते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और